कहानी शुरू होती है अमेरिका के एक छोटे से शहर में। नदी के किनारे कुछ लोग पिकनिक मना रहे होते हैं। सब कुछ सामान्य लगता है। तभी अचानक नदी में दूर से एक नाव उनकी ओर आती दिखाई देती है। जब सब लोग उस नाव के पास पहुंचते हैं और अंदर झांकते हैं तो सबके होश उड़ जाते हैं। नाव में एक लाश पड़ी होती है जो बहुत ही बुरी हालत में है। तुरंत पुलिस चीफ जॉन हॉकिंस वहां पहुंचते हैं। उनके साथ फॉरेंसिक ऑफिसर कॉनी भी आती है। कॉनी शव को देखकर कहती है, इस लाश की हालत बहुत ख़राब है। इसके शरीर में कोई हड्डियां नहीं हैं, सिर्फ मांस ही बाकी है। यह सुनकर हॉकिंस सोच में पड़ जाता है। यह मामला बहुत अजीब था। बॉडी को तुरंत पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। वहाँ डॉक्टर जैकब बॉडी की जांच शुरू करते हैं। जांच के बाद वह कहते हैं, किसी ने बड़ी सावधानी से इस बॉडी की सारी हड्डियां निकाल दी है, लेकिन सवाल यह था, ऐसा कोई कैसे कर सकता है। फिर डॉक्टर जैकब को लाश के अंदर से एक बी मिलती है। डॉक्टर उसे एक कांच की शीशे में बंद कर देते हैं। हॉकिंस कॉनी से कहते हैं, इस बोतल को बहुत संभाल कर रखना। अब जांच शुरू होती है। कॉनी को पता चलता है कि बॉडी डॉक्टर कोल पार्सन्स नाम का व्यक्ति का है, जो एक साइंटिस्ट। वो पिछले 7 सालों से इसी इलाके में रह रहा था। उसका पर्स, कुछ चीज़ें डेड बॉडी के पास मिली थी। डॉक्टर पार्सन्स पहले यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, लेकिन उन्होंने सब कुछ छोड़कर जंगल के बीच अकेले रहना शुरू कर दिया था। मामले की तह तक जाने के लिए हॉकिंस को अब साइंटिस्ट के घर तक जाना था। सीन कट होते ही अब एंट्री होती है मैग की, जो हॉकिंस की एक्स गर्लफ्रेंड है। वह पुलिस के लिए फॉरेस्ट गाइड का काम करती है। हॉकिंस उसे केस के बारे में बताते हैं। मैग पहले से ही उस साइंटिस्ट को जानती थी। वह कभी कभी उसे कुछ सामान जंगल में पहुंचाने में मदद करती थी। साइंटिस्ट अक्सर कहता था कि वह कुछ बड़ा एक्सपेरिमेंट कर रहा है, लेकिन उसने कभी नहीं बताया कि वो क्या है। हॉकिंस जब उससे मदद मांगता है तो मैग तुरंत राज़ी हो जाती है। हॉकिंस डॉक्टर जैकब को भी साथ चलने को कहते हैं। जाने से पहले हॉकिंस को कुछ और जानकारी मिलती है। उन्हें पता चलता है कि साइंटिस्ट की एक छोटी बेटी थी जो 7 साल पहले लापता हो गई थी और आज तक नहीं मिली। अगले दिन हॉकिंस, मैग और जैकब अपना सामान पैक करते हैं और जंगल की ओर रवाना होते हैं। साइंटिस्ट के कैबिन तक पहुंचने के लिए उन्हें नाव से यात्रा करनी पड़ती है। रास्ते में हॉकिंस को कॉनी का फ़ोन आता है। वह कहती है, जिस बी को शव के अंदर पाया गया था वो कल तक मरा हुआ था, लेकिन आज फिर से ज़िंदा हो गया है। कॉनी पूछती है, क्या मैं इसे लैब में भेज दूं? हॉकिंस जवाब देता है, नहीं, रुको, मैं लौटकर खुद देखूंगा। हॉकिंस सोचते हैं, यह केस तो पहले से सिरदर्द था, अब यह भी नया तमाशा कर रहा है। कॉनी आगे बताती है, जब साइंटिस्ट की बेटी लापता हुई थी तो उसकी पत्नी मानसिक रूप से टूट गई थी। उसे 3 महीने तक अस्पताल में रखा गया था। वह बार बार कहती थी, मेरी बेटी को उसके पापा ने ही ले लिया है। रात होते होते हॉकिंस, मैग और जैकब जंगल के बीच उस कैबिन तक पहुंचते हैं। कभी सुंदर नदी किनारे बना वो घर अब एक खंडर में बदल चुका था। मैग यह देखकर दुखी हो जाती है। कभी यह जगह बहुत खूबसूरत थी। हॉकिंस, मैग और जैकब को बाहर रुकने को कहते हैं। वह खुद अंदर जाते हैं, यह देखने की कहीं अंदर कोई खतरा तो नहीं। अंदर हर जगह फर्नीचर बिखरा हुआ था। लगता था कि वहाँ कोई कई सालों से नहीं रहा। जैसे ही हॉकिंस घर की जांच करने लगता है, उसे अजीब चीज़ें दिखने लगती हैं। छत हिल रही थी, जैसे कोई जिंदा चीज़ उसमें सांस ले रही हो। अचानक उसकी नज़र एक कमरे पर पड़ती है, जिसका दरवाज़ा अंदर से बंद था। वह अभी दरवाज़ा नहीं खोलता, बल्कि मैग और जैकब को बुलाने बाहर चला जाता है। रात में जंगल लौटना खतरनाक था, इसलिए तीनों ने फैसला किया कि वे यही रात बिताएंगे। लेकिन उस जगह का माहौल अजीब और डरावना था। घर के अंदर चलते हुए अजीब आवाज़ें सुनाई दे रही थी। हॉकिंस बोला, डरो मत, शायद ये चूहे या रैकून हो। लेकिन वो गलत नहीं थे, क्योंकि उस भूतिया घर में ऐसा लग रहा था कि जैसे चूहे डिस्को डांस कर रहे हों। तनाव बढ़ने लगा। कैबिन की लाइट्स झिलमिलाने लगे और चारों तरफ डर का साया फैल गया। तभी उनको बेसमेंट का रास्ता दिखता है। उन्होंने थोड़ा नीचे जाकर देखने का फ़ैसला लिया। बेसमेंट में नीचे पहुंचने पर वे एक
बड़ी मशीन देखते हैं जो बिजली पैदा कर रही होती है। वह किसी बड़े इंडस्ट्रियल चार्जर जैसे दिखती है, लेकिन उसका असली यूज़ उन्हें समझ नहीं आता। पर वो मशीन बहुत शक्तिशाली और ख़तरनाक लग रही थी। हॉकिंस को याद आता है कि आने से पहले उसने जो रिसर्च की है उसमें इसी तरह की मशीन के बारे में थी। वे नोटिस करते हैं कि कुछ तारें अलमारी से ऊपर की ओर जा रही हैं। उन्हें शक होता है कि इस घर की असली मशीन ऊपर वाले कमरे में ही होगी। इसी बीच हॉकिंस उस कमरे का दरवाज़ा खोल देता है। वह अपने दोस्तों को बुलाता है। तीनों अंदर आते हैं। दीवारों पर अजीब तरह की तस्वीरें लगी होती हैं। कुछ में तांत्रिक अनुष्ठानों जैसी झलकें होती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें वैज्ञानिक प्रयोगों से जुड़ी लगती हैं। यह सब देखकर ऐसा लगता है जैसे विज्ञान और जादू का मिश्रण हो। कुछ तस्वीरें इतनी डरावनी होती हैं कि उन्हें देखकर दिल कांप जाता है। तभी अचानक एक ठोस वस्तु जैकब के चेहरे को छूती है। डरकर जैकब कमरे से बाहर भाग जाता है। हॉकिंस कॉनी को कॉल करता है और कहता है कि इस जादुई घर किसके नाम पे है पता करो, लेकिन ऊपर से आने वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वजह से उसका फ़ोन सिग्नल कट जाता है। जब वे सोने की तैयारी कर रहे होते हैं, हॉकिंस कहता है कि अगर कोई खतरा हुआ तो तीनों एक ही कमरे में रहेंगे, लेकिन मैग कहती है नहीं, मैं अपना अलग कमरा चाहती हूँ। शायद उसी ठोस वस्तु के असर में जैकब की तबीयत बिगड़ जाती है। कोई भी ठीक से सो नहीं पाता। मैग हॉकिंस के कमरे में आ जाती है क्योंकि उसे लगता है उस घर में कोई दुष्ट शक्ति मौजूद है। वह कई रातें जंगल में अकेली बिता चुकी थी, लेकिन यह इलाका उसे बेहद अकेला और डरावना लगता है। इन्हीं बातों के बीच दोनों करीब आ जाते हैं। तभी ऊपर से किसी छोटी बच्ची के चलने की आवाज़ आती है। जैकब की हालत और ख़राब हो जाती है। वह बड़बड़ाने लगता है जैसे उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। बाहर से कोई अजीब आवाज़ आती है। मैग और हॉकिंस तुरंत अपने कपड़े पहनकर बंदूकें उठाकर बाहर निकलते हैं। सामने एक औरत बंदूक ताने खड़ी होती है। वह कोई और नहीं, लिंडा, डॉक्टर कोल पार्सन्स की पत्नी होती है। वह अपने पति को ढूंढने यहाँ आई होती है। हॉकिंस कहता है, मैं पुलिस अधिकारी हूँ, मुझे तुम्हारे पति की लाश नदी किनारे मिली थी। यह सुनकर लिंडा को विश्वास हो जाता है कि वे उसे नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। वह बंदूक नीचे कर रख देती है। बातचीत के दौरान मैग बेसमेंट में चली जाती है। तभी वहाँ एक छोटी लड़की की डरावनी परछाई मैग का पीछा करने लगती है। मैग को वहाँ एक गुड़िया भी मिलती है। मैग उसे अपने साथ ले लेती है। इस बीच हॉकिंस और जैकब को एहसास होता है कि मैग वहाँ नहीं है और वे उसे ढूंढने बाहर निकलते हैं। बाहर जाते ही ऊपर की मंजिल से अजीब आवाज़ें आती हैं। हॉकिंस, मैग और लिंडा ऊपर जाते हैं तो देखते हैं कि जैकब उस अजीब मशीन में फंसा हुआ है। वे उसे बाहर निकालते हैं, लेकिन अब जैकब पहले जैसे नहीं रहा। तभी लिंडा को अपनी बेटी की आवाज़ सुनाई देती है, जैसे वह ऊपर से माँ पुकार रही हो। जैकब को मशीन से निकालने के बाद हॉकिंस उससे पूछता है, वो मशीन अपने आप कैसे शुरू हुई? तुम ऊपर क्या कर रहे थे? बेचारा जैकब डर के मारे कांपता हुआ कहता है, मुझे कुछ पता नहीं, यह सब कैसे हुआ। लिंडा उस मशीन के सामने खड़ी होकर उसे घूरती है। डर और गुस्से में मैग वहां आती है और पूछती है, ये मशीन क्या है? क्या तुम्हें इसके बारे में कुछ पता है? लिंडा कहती है, ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मशीन है। इससे बहुत शक्तिशाली मैग्नेटिक फील्ड पैदा किया जा सकता है। ये इंसानों के लिए बेहद खतरनाक है। हॉकिंस लिंडा उस कमरे में ले जाता है जहां अजीब तस्वीरें टंगी थी। लिंडा यह सब देखकर डर जाती है। वह कहती है, मैं अपने पति को 10 सालों से जानती हूँ, वो कभी ऐसा हरकत नहीं कर सकता। वो मेरे पति का नाम नहीं हो सकता। कोई भयानक शक्ति मेरे पति का काबू पा चुकी है। तभी हॉकिंस को इससे पहले कि वे कुछ कर सकें, वे देखते हैं कि खिड़की के बाहर कोई खड़ा है। वह जीवित है, वही डॉक्टर कोल पार्सन्स। वे सब घर से बाहर भागते हैं। जब उन्हें यकीन हो जाता है कि यह कोई सपना नहीं, कोल सच में ज़िंदा है। गुस्से में लिंडा कोल के गाल पर जोरदार थप्पड़ मारती है, लेकिन कोल शांत रहता है। वह कहता है, तुम्हारा गुस्सा जायज़ है, चाहे तो फिर मारो। सब लोग अंदर बैठते हैं। हॉकिंस पूछता है, तुम इतने दिनों से कहाँ थे? यहाँ क्या हुआ था? और ये घर इस हाल में क्यों है? नदी में जो पाया गया हुई लाश किसकी थी? कोल उसकी ओर मुस्कुराता है, तुमने मेरे लाश ढूंढ, मुझे बहुत दुख है, लेकिन मैं तो ठीक हूँ। उस लाश
से मेरा कोई लेना देना नहीं। वह बहुत सादा जवाब देता है। उसके जवाबों को देखकर हॉकिंस का ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है। पुलिस स्टेशन में रखा हुआ बी 2 में बदल गया है। इसका कारण शायद कोल की मशीन रही होगी। दूसरी ओर जैकब की हालत और बिगड़ती जा रही है। उसके शरीर में भयानक बदलाव शुरू हो जाते हैं। नाखूनों पर नई नाखून, दांतों पर नए दांत, हड्डियों पर नई हड्डियां। वह बहुत तेज़ी से बदल रहा है। शायद यह सब मशीन की वजह से हो रहा है। हॉकिंस जितने भी सवाल कोल से पूछते हैं वह कोई सही जवाब नहीं देता। यहाँ जैकब पूरी तरह कोल का निजी सहायक बन गया है। वह उसकी हर बात मानता है। जब लिंडा जैकब की हालत देखने जाती है तो उसके शरीर में ऐसे बदलाव देखकर वह डर जाती है। तुरंत हॉकिंस को बताने जाती है। जैकब के शरीर में हुए इतने भयानक बदलाव देखकर सब फैसला करते हैं कि अब तुरंत यहाँ से निकलना चाहिए। लेकिन जब वे बाहर आते हैं तो देखते हैं कि जिस नाव से वे आए थे वह गायब है। हॉकिंस का शक कोल पर और बढ़ जाता है, लेकिन कोल अब भी इस सब को मजाक की तरह ले रहा है। हॉकिंस का गुस्सा और बढ़ जाता है। वह कोल को ज़ोरदार मुक्का मारकर बांध देता है। हमें ध्यान रखना होगा कि वह अब और परेशान ना करे। लिंडा कहती है, कोई है जो हमारी मदद कर सकता है। हॉकिंस मिलते हैं एक कैंपिंग साइट पर। वहाँ खाने पीने और ठहरने की बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन कैंप में कई लाश बिखरी पड़ी हैं। यह दृश्य देखते ही दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। उस भयानक नज़ारे को देखकर मैग उल्टियाँ करने लगती है। हॉकिंस इस बीच कैबिन में लिंडा अकेली है कोल के साथ। जब लिंडा सोचने लगती है तो उसे समझ आता है कि कोल ने बहुत सारे राज छिपाए हुए हैं। वह अपने लैपटॉप का पासवर्ड डालती है। टिंकरबेल। लैपटॉप तुरंत खुल जाता है क्योंकि कोल उसे इसी नाम से बुलाया करता था। लैपटॉप में देखकर उसे कुछ डरावने वीडियो मिलते हैं। उनमें कोल ने कई लोगों पर एक्सपेरिमेंट किए थे। जो भी व्यक्ति उस मशीन से बाहर आता है वह किसी भयानक शक्ति के साथ लौटता है, जैसे वे किसी दैत्य में बदल गए हो। लिंडा को एक और चौंकाने वाला सच पता चलता है। कोल खुद भी उस मशीन से गुजरा था। नदी में मिली लाश असल में कोल की ही थी। अब उसके सामने जो व्यक्ति है वह उसका पति नहीं बल्कि उसी मशीन से बना एक राक्षस है। उस वीडियो में वह देखती है कि कोल ने अपने एक्सपेरिमेंट में अपनी बेटी की भी बलि दी थी। तभी कोल लिंडा को एक कमरे में बंद कर देता है। जब हॉकिंस मैग के पास लौटता है तो उसे पता चलता है कि कोल वहाँ नहीं। वह मैग से कहता है कि बाहर ही रहे और खुद यह देखने अंदर जाता है कि कहीं कोई खतरा तो नहीं। जैसे ही वह बंदूक लेकर अंदर जाता है, जैकब के शरीर से एक भयानक जीव बाहर निकलता है। वह तुरंत हॉकिंस पर हमला कर देता है। हॉकिंस अपनी पूरी ताकत से उस राक्षस से लड़ता है। तभी मैग अंदर आ जाती है, उस राक्षस को गोली मार देती है। यह सब देखकर हॉकिंस तय करता है कि अब इस पागलपन को रोकने के लिए मशीन को नष्ट करना होगा। मैग की सुरक्षा के लिए वह उसे बाहर भेज देता है और पेट्रोल तथा बम तैयार करता है ताकि मशीन को आग लगा सके। इसी बीच लिंडा कमरे से बाहर निकल आती है। उसके हाथों में कुल्हाड़ी है और वह किसी तरह कोल को मारना चाहती है। जब वह बेसमेंट में पहुंचती है तो देखती है कि उसकी बेटी उस मशीन के अंदर जा रही है। भावनाओं में बहकर लिंडा भी मशीन के अंदर चली जाती है। जंगल से कई इंसान कैबिन की ओर आने लगते हैं। मैग जितने लोगों को मार सकती है मारती है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता क्योंकि वह अजीब इंसान बहुत तेज़ी से जंगल से बाहर निकलते। हॉकिंस बेसमेंट से पेट्रोल लेकर ऊपर वाले कमरे में पहुंचता है। तब तक लिंडा का शरीर काफ़ी बदल चुका होता है। ऊपर वाले कमरे में हॉकिंस और कोल के बीच लड़ाई शुरू होती है। कोल हॉकिंस को काट लेता है। हॉकिंस तब डंडे से कोल का सिर फोड़ देता है। मौका मिलते ही हॉकिंस मशीन में आग लगा देता। आग बहुत तेज़ी से फैलने लगती है और हॉकिंस चिल्लाता है कि मैग बाहर निकल जाए। मैग बाहर निकल जाती है, लेकिन कोल फिर से उठ खड़ा होता है और हॉकिंस को पकड़ लेता है ताकि वह भाग ना सके। ज़ोरदार धमाके के साथ पूरा घर आग की लपटों में गिर जाता है। हॉकिंस उसे रोकने की कोशिश में अपनी जान कुर्बान कर देता है। अब मैग पूरी तरह अकेली रह जाती है। चारों ओर से हुई इस लड़ाई से वह टूट चुकी होती है। 8 महीने बाद मैग को उसके घर में सुरक्षित और स्वस्थ दिखाया जाता है। कोली उसके पास आती है और हॉकिंस के जुड़े कुछ चीज़ें उसे देती है। जैसे ही कोली चला मैग उन सब चीज़ों को जला देती है। इसके बाद आखिरी दृश्य में देखते हैं कि मैग की लाश
पेड़ के नीचे पड़ी होती है।